और कोई भी कंपटीशन हो अपने, हर एक कंपटीशन के अंदर अपने प्रस्तावना से क्वेश्चन जरूर मिलते हैं। जब पिछला कोई भी पेपर देख लेना, अधिकांश पेपरों के अंदर जिसमें सिलेबस में प्रस्तावना आपने दी है वहां पे हर बार क्वेश्चन जरूर प्रस्तावना से पूछा गया। और अपने यदि आज क्लास में भी ढंग से प्रस्तावना पढ़ ली, याद कर ली, कोई भी पेपर दे लेना, क्वेश्चन अपना गलत नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अपनी सारी चीजें, सारी बातें प्रस्तावना में जितनी भी चीजें अपनी सब पे अपने बात करेंगे। तो प्रस्तावना, सबसे पहली बात, प्रस्तावना शुरू से कहां थे? हम भारत के लोग, हम भारत के लोग। प्रस्तावना की प्रथम पंक्ति हम भारत के लोग। हम भारत के लोग, हमने ये जो प्रस्तावना की प्रथम पंक्ति है वो हमने यूएसए से ग्रहण की है, यूएसए के संविधान की है। हम संयुक्त राज्य अमेरिका के लोग, और अपने भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या कहती है कि हम भारत के लोग। हम भारत के लोग प्रस्तावना की प्रथम पंक्ति। और हम भारत के लोग का शाब्दिक अर्थ क्या है कि भारत की अंतिम शक्ति जो है वो किसमें निहित है? जनता में निहित है। भारत की अंतिम शक्ति जनता में निहित है, यानी भारत में सर्वोच्च कौन है? सर्वोच्च भारत में जनता है। सारी शक्तियां भारतीय संविधान किसको प्रदान करता है? जनता। ये बात कौन कहती है? प्रस्तावना की प्रथम पंक्ति हम भारत के लोग। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब है कि भारत अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में फैसले लेने के लिए स्वतंत्र होगा। हम किसी भी दूसरे देश का हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करेंगे। भारत अपने आंतरिक बाह्य मामलों में फैसले लेने के लिए स्वतंत्र होगा। तो ये कौन बताता है हमें? भारतीय संविधान की प्रस्तावना का संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य बनाने के लिए, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, हमारे संविधान की, हमारे समाज की जो मिश्रित व्यवस्था है उसके बारे में बात करता है। पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष का मतलब है कि भारत राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। यहाँ पे सभी धर्मों को समान महत्व दिया जाएगा। धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार का कोई विशेष धर्म सरकार का, भारत राज्य का नहीं होगा। पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक। लोकतंत्र की परिभाषा अपने पता ही है, लोकतंत्र किसको कहते हैं? लोकतंत्र का अर्थ है जनता का, जनता के लिए और जनता द्वारा किया जाने वाला शासन, यानी ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें सर्वोच्च कौन हो? सारी शक्तियां किसके पास हो? जनता के पास हो। वो क्या कहलाता है? लोकतंत्र। गणराज्य, रिपब्लिक। गणराज्य का मतलब क्या है कि ऐसा कोई भी राष्ट्र, ऐसा कोई भी देश जिसका राष्ट्राध्यक्ष जो होता है वो वंशानुगत ना होकर क्या होता है? निर्वाचित होता है। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिस देश का राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत न होकर निर्वाचित होता है वो क्या कहलाता है? गणराज्य कहलाता है, या गणतंत्र भी अपने बोल सकते हैं। तो अपने भारत का जो राष्ट्राध्यक्ष है यानी राष्ट्रपति जो है वो वंशानुगत तो नहीं होता, निर्वाचित होता है। एकल संक्रमणीय अनुपातिक मतदान प्रणाली राष्ट्रपति जब अपने करेंगे उसमें पढ़ेंगे क्या होती है ये। तो उस प्रणाली के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। वो कहां पे लिखा गया है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना कहती है कि भारत कैसा राष्ट्र है? गणराज्य है, गणतंत्र है। लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। प्रस्तावना 3 प्रकार के न्याय की बात करती है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। सीधा सा प्रश्न अपने से पूछा जा सकता है, निम्न में से कौन से न्याय का उल्लेख प्रस्तावना में किया गया? तो प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय दिए गए हैं? 3 प्रकार के, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय।
सामाजिक न्याय का मतलब कि समाज में किसी भी जाति, धर्म, इन आधारों पर न्यायिक व्यवस्था में किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। आर्थिक न्याय, चाहे कोई गरीब हो चाहे अमीर हो, न्यायिक व्यवस्था सबके लिए एक जैसी होगी। राजनीतिक न्याय का मतलब कि चाहे राजनीतिक पदाधिकारी हो चाहे देश का आम नागरिक हो, किसी भी प्रकार की कोई विशेष प्रावधान न्याय के आधार पर किसी के लिए नहीं होगी। एक प्रश्न हमसे पूछा जा सकता है, निम्नलिखित में से सत्य कथन को छांटिए, इनके कर्म के बारे में पूछा जा सकता है। निम्नलिखित में से सत्य कथन को छांटिए, जैसे नीचे ऑप्शन में दे दिया हमने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, एक दे दिया आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक न्याय, एक दे दिया राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक न्याय, या उपयुक्त में से कोई नहीं। अपना आंसर क्या होगा? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। तीन प्रकार के न्याय का उल्लेख प्रस्तावना में किया गया है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। उसके बाद में विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म व उपासना की स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता। तीन प्रकार के न्याय व 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख प्रस्तावना के अंदर मिलता है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। सीधा सा प्रश्न पूछे, प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख मिलता है? तो 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं अपने प्रस्तावना में पढ़ते हैं, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। विचार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब कि भारत के प्रत्येक नागरिक के पास ये अधिकार है कि वो अपने विचार रख सकता है। हमें अधिकार है इस बात का कि हम, हमारी जो भी व्यक्ति है, हम जो अपनी बात कहना चाहते हैं, विचार हमारे मतलब सरकार ने मान लीजिए कोई कानून बनाया है किसी भी प्रकार का कोई, तो उस पे अपने विचार हम रखना चाहें तो सरकार के समक्ष हमें ये अधिकार देती है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना ये बात करती है। और एक जब अपन मूल अधिकार पढ़ेंगे, आर्टिकल 19(1) क्या है, तो उसके अंदर भी ये बात अपने पढ़ेंगे। अभिव्यक्ति का मतलब हम हमारे विचार रखने का तरीका, बोल के बता सकते हैं, लिख के बता सकते हैं, चित्र से बता सकते हैं, इशारों से समझा सकते हैं, तो वो अभिव्यक्ति। विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, हम किसी भी धर्म में विश्वास करते हैं, पूजा अर्चना करने की हमें ये सारी स्वतंत्रताएं हमें कौन प्रदान करता है? प्रस्तावना। इनका कर्म भी अपने से पूछ सकता है, निम्नलिखित में से सत्य कथन को छांटिए। कर्म अपने जिस हिसाब से लिखा है उसी हिसाब से याद रखना है। सबसे पहले कौन? विचार, उसके बाद में अभिव्यक्ति, उसके बाद में विश्वास, उसके बाद में धर्म, उपासना की स्वतंत्रता। कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं? 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं। कितने प्रकार के न्याय? 3 प्रकार के न्याय। और प्रस्तावना के अलावा 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं ये जो दी है, इनमें विचार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता, ये अपने कहां पे पढ़ते हैं? तो मूल अधिकारों के अंदर ये स्वतंत्रताएं अपने पढ़ते हैं। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। समता का मतलब यहां पर किससे है? समानता से। समता करते यहां पे समानता से। प्रतिष्ठा और अवसर की समता। अवसर की समता का उल्लेख प्रस्तावना के अलावा अपने कहां पे पढ़ते हैं? मूल अधिकार में पढ़ते हैं। आर्टिकल 16 जब पढ़ते हैं तो वहां पे अवसर की समता की बात अपने करते हैं। अवसर की समता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, नौकरियों में सभी को क्या है? समान अवसर जो है वो उपलब्ध करवाए जाएंगे, किसी के साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। 3 प्रकार के न्याय प्रस्तावना में दिए, 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई है और कितने प्रकार की समानताओं की बात की गई है? 2 प्रकार के, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर
अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी विक्रमी संवत 2006 को एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मा अर्पित करते हैं। व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता। राष्ट्र की और एकता और अखंडता का मतलब कि देश की, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता। बंधुता का मतलब भाईचारा, एकता, अखंडता, देश में किसी भी प्रकार का विभाजन न हो। एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर हम संविधान के लिए शपथ लेते हैं कि 26 नवंबर 1949 मार्ग शीर्ष, जिस दिन ये प्रस्तावना के अंदर ये बात की गई, जिस दिन अपना संविधान आंशिक रूप से लागू हुआ, वो तारीख है 26 नवंबर 1949। मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी विक्रमी संवत 2006 एतद द्वारा मतलब हमारे द्वारा अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। संविधान के अंदर जो नियम कानून पड़े उनको लागू करने की बात, उनको संविधान को समर्पित करने की बात जो है वो ये शब्द जो है वो करते हैं। तो ये प्रस्तावना है अपनी। और अब अपने इनके क्वेश्चनों की बात करते हैं। तो सबसे पहली बात, प्रस्तावना में कितनी बार भारत शब्द का उल्लेख किया गया है? तो 2 बार। हम भारत के लोग, भारत को, हम भारत के लोग का शाब्दिक अर्थ क्या है कि भारत की अंतिम शक्ति किसमें निहित है? जनता में निहित है। भारत में प्रस्तावना के अंदर कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख किया गया है? 3 प्रकार के, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई है? 5 प्रकार की, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। कितने प्रकार के समानताएं दी गई है? प्रतिष्ठा और अवसर की समता। प्रस्तावना में कौन सी तिथि का उल्लेख है? तो 26 नवंबर 1949। विक्रम संवत कौन सा उल्लेखित है? तो 2006। ये प्रस्तावना अपने वर्तमान की मूल संविधान की प्रस्तावना जो है उसमें इनमें से कुछ शब्द नहीं थे। जैसे कौन कौन से शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। ये 3 शब्द जो है वो प्रस्तावना में बाद में जोड़े गए। कब जोड़े गए उसकी बात अपने 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। आज तक भारतीय संविधान की प्रस्तावना में केवल 1 बार संशोधन हुआ है, 42वां संविधान संशोधन 1976, जिसको भारतीय संविधान, लघु संविधान भी अपने कहते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा संशोधन जो है, सबसे ज्यादा चीजें इसी संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ी गई। और इसी संविधान संशोधन में ये 3 शब्द जो कि मूल संविधान की प्रस्तावना में नहीं थे, जोड़े गए, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। तो कोई सीधा सा प्रश्न पूछे अपने से कि निम्न में से कौन सा शब्द मूल संविधान की प्रस्तावना में नहीं था? नीचे 4 ऑप्शन दे देंगे। तो अपने ध्यान रखने, ये 3 शब्द मूल संविधान की प्रस्तावना में नहीं थे। कौन कौन से? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। ये तीनों शब्द मूल संविधान की प्रस्तावना में नहीं थे। प्रश्न पूछे कि आज तक भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है? तो अपना आंसर होगा 1 बार। कब हुआ है? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में केवल 1 बार संशोधन हुआ है। अब प्रस्तावना से संबंधित कुछ मामले हैं। बैरूबाड़ी वाद। बैरूबाड़ी मामला, इस मामले के अंदर कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। सीधा सा प्रश्न पूछे, किस मामले में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है? तो अपना आंसर होगा क्या? बैरूबाड़ी मामले के अंदर कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। बैरूबाड़ी मामला
भारत में एक स्थान था बेरूबाड़ी, जिसको भारत सरकार द्वारा पाकिस्तान को सौंपा गया। तो उसको लेकर जब याचिका दायर की गई सुप्रीम कोर्ट में कि बेरूबाड़ी मामले के अंतर्गत याचिका दायर की गई, इस प्रकार से कैसे जो है वो अपने इसको सौंप सकते हैं भारत को, अन्य किसी भी देश को भारत के कोई भी हिस्से को किस प्रकार से सौंपा गया, तब सरकार के द्वारा ये तर्क दिया गया कि दूसरा कोई भी हस्तक्षेप इसमें स्वीकार नहीं करेगा। ये शब्द संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न जो है वो इस शब्द की व्याख्या करता है कि हम किसी भी हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं करेंगे दूसरे को। सरकार जो फैसला लेती है उसमें कोई आंतरिक या बाह्य हस्तक्षेप जो है वो नहीं होगा। तो अब जब ये सौंपा गया तब सरकार ने ये तर्क दिया कि हमारे पास शक्ति है कि हम संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, इस कारण कोई भी दूसरा हमारे मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। तब सर्वोच्च न्यायालय ने ये पूछा गया, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सरकार से, कि आपको ये अधिकार किसने दिया? तब कहा गया कि जी प्रस्तावना में लिखा हुआ है। तब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। तो 1960 के बेरूबाड़ी मामले के अंदर कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। इसके बाद में एक मामला और होता है केशवानंद भारती। केशवानंद भारती 1973 केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 का मामला, और इसमें निर्णय दिया गया कि प्रस्तावना क्या है? संविधान का अंग है। प्रस्तावना संविधान का अंग है। तो किस मामले में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है? तो अपना आंसर होगा केशवानंद भारती मामले में। और केशवानंद भारती मामले में निर्णय दिया गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, और साथ में यह कहा गया कि संसद के पास ये अधिकार है कि वो संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकता है। शर्त ये रहेगी कि संविधान की आधारभूत संरचना, मूलभूत संरचना, यानी जो उद्देश्य संविधान निर्माताओं के संविधान बनाने के थे, बस वो प्रभावित नहीं होने चाहिए। संसद के पास अधिकार है कि संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकता है। तो पूछा जाए कि आधारभूत संरचना की अवधारणा सबसे पहले कब दी गई, किस मामले में दी गई आधारभूत संरचना की अवधारणा? तो अपना आंसर होगा केशवानंद भारती। केशवानंद भारती मामले में कहा गया कि प्रस्तावना संसद जो है वो संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकता है, बस शर्त यही होगी कि आधारभूत संरचना प्रभावित नहीं होनी चाहिए। और ये केशवानंद भारती के अंदर निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। इसके बाद में एक मामला और है 1994 के अंदर एक मामला हुआ जिसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि प्रस्तावना क्या है? संविधान की आधारभूत संरचना। संविधान की आधारभूत संरचना। आधारभूत संरचना की अवधारणा सबसे पहले कब आई? तो केशवानंद भारती मामले में। और प्रस्तावना को जो है वो आधारभूत संरचना कब स्वीकार किया? तो 1994 के अंदर आधारभूत संरचना माना गया, एसआर बॉम्बे वाद। कोई प्रश्न पूछे सीधा सा कि एसआर बॉम्बे वाद कब? तो 1994 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि प्रस्तावना क्या है? संविधान की आधारभूत संरचना। अब प्रस्तावना से संबंधित और बातें अपनी, तो प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं, कितने प्रकार के न्याय, कितने प्रकार की समानताएं दी गई। मूल संविधान में कौन कौन से शब्द नहीं थे प्रस्तावना में? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। पंथ निरपेक्ष शब्द जो है, पंथ निरपेक्ष शब्द भारतीय संविधान में प्रस्तावना के अलावा कहीं भी नहीं लिखा। किसी भी अनुच्छेद के अंदर पंथ निरपेक्ष शब्द का उल्लेख हमें नहीं मिलता, और मूल संविधान की प्रस्तावना में भी ये शब्द नहीं था। प्रस्तावना की प्रथम पंक्ति हमने कहां से ग्रहण की है? यूएसए से ग्रहण की। और अंतिम पंक्तियां जो है अंगीकृत अधिनियमित आत्मा अर्पित करती है, ये हमने कहां से ग्रहण की है? तो अपना आंसर होगा आयरलैंड से। प्रस्तावना की भाषा या प्रस्तावना का प्रारूप हमने कहां से ग्रहण किया है? तो अपना आंसर है
ऑस्ट्रेलिया। प्रथम पंक्ति यूएसए से, प्रस्तावना का प्रारूप, प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से, और प्रस्तावना की अंतिम पंक्ति जो है अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मा अर्पित करते हैं, ये हमने ग्रहण किए कहां से? आयरलैंड से। तो ये अपनी प्रस्तावना है जिसके अंतर्गत सारी बातें अपने पढ़ी है प्रस्तावना के बारे में।